हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी बाइट्स। आज का ये लेक्चर एस्कीमोज़ या इन्यूट्स के बारे में है, जो तुंद्रा रीजन में रहने वाले लोग हैं। और आज हम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। बर्फीले आर्कटिक के बारे में बात करें तो एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आती होगी, वो है इग्लूज़। और इग्लूज़ एस्कीमो या इन्यूट्स की लाइफस्टाइल का एक बहुत ही फेमस पार्ट है। वो एक टाइप का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्नो में से जो ग्राउंड की जो स्नो है उसे डिग करके उसकी ब्रिक्स बनाते थे, और उन ब्रिक्स को अलाइन करके एक दूसरे के ऊपर रख के एक टेम्पररी शेल्टर बनाते थे, जो इन्हें इंसुलेटेड रखता था। और इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये टेक्निक बनाई और इतने सालों से इसे यूज़ करते आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लेक्चर शुरू करने से पहले बात करेंगे वो ये है कि इन इन लोगों को पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। और मोस्ट फेमस जो है, जो मोस्ट लोग यूज़ करते हैं, वो है एस्कीमोज। और ये जो टर्म है ये एक्चुअली इस जगह के लोग डेरोगेटरी मानते हैं, और ये अपने लिए ये प्रेफर नहीं करते। ये अपने आप को इन्यूट्स के नाम से बुलाया जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन्यूट्स का मतलब होता है पीपल, या एक जो सिंगुलर है वो है इन्यूक, जिसका मतलब होता है पर्सन। तो हम इस लेसन में इन्हें एस्कीमोज नहीं बोल के इन्यूट्स कहेंगे, क्योंकि एस्कीमोज जो है वो एक कॉलोनाइजर्स के द्वारा यूज़ की गई टर्म है, जो रेसिस्ट मानते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और अगर नामों की बात करें तो सदर्न स्कैंडिनेविया में, जो यूरोप में है, वहाँ पे इन लोगों को लैप्स कहते हैं। और साइबेरिया के अंदर इन्हें सामोयेड्स, याकुट्स, चुकचीस, टुंगू अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस लेक्चर में हम इन्हें इन्यूट्स कहेंगे। इन्यूट्स जहाँ रहते हैं, जो कि है आर्टिक, वहाँ का क्लाइमेट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बहुत बहुत कोल्ड है। और मोस्ट थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, और समर्स होती है वो बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो एवरेज टेम्परेचर है जो आर्टिक का, वो -34 डिग्री सेल्सियस है। और एवरेज समर में टेम्परेचर देखा जाए तो 3 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है। आर्कटिक में वेजिटेशन की बात करें तो वो बहुत ही कम होता है। और थोड़ी बहुत ग्रासेस, श्रब्स वगैरह उगती हैं, जो मोस्टली समर में उगती है जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जो ट्रीज़ है वो बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए इन्यूट्स के पास वुड नहीं होती है। तो ये अपना शेल्टर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए वुड्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसा कि मोस्टली ट्राइब्स करते हैं। तो इन्हें और अपने इन्वायरमेंट की बाकी चीज़ें, जैसे कि स्नो पे डिपेंड करना पड़ता है इग्लूज़ बनाने के लिए, शेल्टर्स बनाने के लिए, जो इन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आर्कटिक रीजन का एक और सीवियर फीचर है ब्लिज़र्ड्स, जो बहुत ही तेज़ स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, जब बहुत तेज़ी से ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिसमें इन्हें इन्यूट्स को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी सारी सर्वाइवल टेक्निक्स हैं, वो इन्होंने बहुत सालों तक डेवलप की है, और उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्यूट्स की लोकेशन की बात की जाए तो शॉर्ट में वो आर्कटिक ओशन के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अलास्का, कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड। पहले सबसे पहले इन्यूट्स जो थे वो अलास्का रीजन में रहते थे, जो यूएस का पार्ट है। और वहाँ से फिर वो माइग्रेट करके कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और बाकी जगह पहुँचे। और अब जो है वो कनाडा में जो इन्यूट्स रहते हैं उन्हें इन्यूट नुनंगात के नाम से उनकी उनकी जगह को जाना जाता है, जो ट्रांसलेट करता है इन्यूट होमलैंड में, उनकी लैंग्वेज में। ग्रीनलैंड के बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं, और जो है उनमें से मोस्टली सब इन्यूट्स ही है, दैट इज़ 89%। और इसी वजह से जो ग्रीनलैंड है वो वर्ल्ड्स लीस्ट डेंस पॉपुलेटेड टेरिटरी है, एंटार्क्टिका के बाद में, ऑफ कोर्स। इस मैप में आप देख सकते हैं न्यूट सेटलमेंट्स की क्या क्या लोकेशन है। तो आप देखेंगे अलास्का का कुछ पार्ट है, साइबेरिया का भी यहाँ पे कुछ पार्ट है जहाँ पे न्यूट्स रहते हैं, और कनाडा के पूरे नॉर्थ रीजन में मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ग्रीनलैंड के अंदर इसका जो साउथ वेस्टर्न कॉर्नर है, वहाँ पे अब मोस्टली न्यूट सेटलमेंट्स है। पहले के सेटलमेंट्स है वो आप नॉर्थ की साइड देख सकते हैं, पर अब साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में है ग्रीनलैंड के मोस्ट इन्यूट्स की जो पॉपुलेशन है। इन्यूट्स की एंसेस्ट्री की बात की जाए तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था
कि इन्यूट्स ओरिजिनली अलास्का में थे और वहाँ से उन्होंने माइग्रेट करके वो बाकी पार्ट्स में पहुँचे आर्कटिक के। तो जो अलास्का में 1000 AD के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें थ्यूल पीपल कहा जाता था। और वो इन्यूट्स जो है अभी के वो वहीं उन्हीं से डिसेंड हुए हैं जब वो उनसे स्प्लिट हुए अबाउट 4000 ईयर्स अगो। और कुछ साइबेरिया के माइग्रेंट्स भी थे वहाँ पे जो बाद में फिर ईस्ट की तरफ बढ़ने लगी। ईस्ट यानी कि अलास्का से जो ईस्ट है, अलास्का और साइबेरिया से जो ईस्ट का पार्ट है जो है कनाडा, ग्रीनलैंड, और उस साइड इन्होंने माइग्रेट किया। और वहाँ पे पहले जो एस्कीमो कल्चर के लोग रहते थे उन्हें डॉर्सेट के लोग कहा जाता था। तो डॉर्सेट के जो लोग थे उन्हें इन्होंने एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया और इन डॉर्सेट को इन्युक्टिट्यूड जो कि इन्यूट्स की लैंग्वेज है उसमें ट्यूनेट कहा जाता है। और ये एक्चुअली लास्ट पेलियो एस्कीमो कल्चर था। पेलियो एस्कीमो मतलब कि जो पहले के टाइम के एस्कीमोज के कल्चर थे उस उनमें से डॉर्सेट लास्ट में आता है जिन्हें इन्यूट्स ने रिप्लेस कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में भी कि जो इन्यूट्स का जो रीजन है वो बहुत ही ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है। तो वहाँ पे ज़्यादा इन्यूट्स एक्सप्लोरर थे नहीं। तो ये शिप्स वगैरह से कहीं जाते नहीं थे। लेकिन इनका जो फर्स्ट कांटेक्ट था यूरोपियन से वो था वाइकिंग्स का जब वो कनाडा के कोस्ट पे आए थे एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रेडिशनली इन्यूट्स हमेशा से अपना खाना हंटिंग से गैदर करते आए हैं क्योंकि आर्कटिक के क्लाइमेट में कोई वेजिटेशन नहीं होती और ना ही वहाँ पे एग्रीकल्चर से कुछ उगाया जा सकता है। तो मीट ही उनके पास एक सोर्स ऑफ फूड बचता है। और उनकी जो टिपिकली डाइट है उसमें प्रोटीन और फैट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। 75% जो उनका डेली एनर्जी का सोर्स होता है वो उनके खाने में से फैट में से आता है जो एक नॉर्मल ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा है। पर इन्यूट्स इतने सालों से उस कोल्ड क्लाइमेट में रह के ऐसी डाइट खाते हुए अब अडेप्ट हो चुके हैं इस इतने इतने फैट को कंज्यूम करके उसमें से एनर्जी विड्रॉ करने के लिए। इन्यूट डाइट का एक स्पेशल कंपोनेंट जो है उसे म्यूट्यूक कहते हैं जो एक्चुअली सी मैमल्स का ब्लबर होता है। जो ब्लबर होता है एक मैमल की जो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर होती है जो जो उसे वार्म और इंसुलेटेड रखती है जो मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है जैसे वेल्स सील्स वगैरह। और इन्हें इन्यूट्स जब खाते थे तो इन्हें उनसे उनका विटामिन सी का जो कंटेंट था वो मिल जाता था। क्योंकि अगर नॉर्मली देखें तो मीट के अंदर कोई विटामिन सी नहीं होता है। तो वो इन्हें इन्यूट्स को इसी म्यूट्यूक में से मिलता था और इसकी वजह से इन्हें स्कर्वी नहीं हो पाती थी क्योंकि बाकी किसी सोर्स से विटामिन सी नहीं मिल सकता जैसे कि सिट्रस फ्रूट वगैरह है तो जो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है तो वो फ्रूट्स या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से उन्हें ये मिले। और अब अगर हंटिंग की बात की जाए तो हंटिंग दो दो टाइप की होती है जो विंटर में होती है और जो समर में होती है। विंटर के अंदर मोस्टली जो एनिमल्स हंट किए जाते हैं जैसे कि वेल्स सील्स पोलर बेयर्स वॉलरस मस्क ऑक्सन बर्ड्स कैरिबूज फिशेस और कुछ आर्कटिक फॉक्सेस। तो ये सब जो विंटर के टाइम पे इन्हें हंट करते हैं उसमें से मेनली अगर देखा जाए तो सील्स और कैरिबूज जो एक्चुअली रेनडियर टाइप के एनिमल्स होते हैं वो और वेल्स ये हंट करते हैं। और समर में हंटिंग की जगह मोस्टली फिशिंग प्रेफर की जाती है जब वो इनलैंड के अंदर वहाँ पे स्नो कम होती है तो वो अच्छे से वहाँ फिशिंग कर पाते हैं। और समर में थोड़े बहुत वेजिटेशन की वजह से ये गैदर भी कर सकते हैं प्लांट्स में से प्लांट्स की चीज़ें जैसे कि ग्रासेस ट्यूबर्स रूट्स प्लांट स्टेम्स बेरीज सीवीड्स। और ये सब जो फिर ये विंटर के लिए प्रिजर्व भी करके रखते थे। तो ये दो टाइप की हंटिंग है जो इन्यूट्स करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। इस स्लाइड में इन्यूट्स जिन एनिमल्स को हंट करते हैं उनमें से कुछ की फ़ोटो दी हुई है। जो पहला वाला है वो है कैरिबू जो एक टाइप की रेनडियर स्पीसीज़ है जो आर्कटिक में मिलती है। और इसे इन्यूट्स ग्रुप्स में लार्ज नंबर्स में हंट करते थे सर्दियों के टाइम पे। और ये है एक मस्क ऑक्सन सेकंड वाला। और ये है एक वेल जिसे भी ये लोग ग्रुप में हंट किया करते थे। और लास्ट वाली है एक वॉलरस।
इन्यूट्स के लिए सील्स जो होती हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है उनके लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा नरिशमेंट और बाकी सारी फर वगैरह भी उस सील से मिलते हैं। अगला टॉपिक है इन्यूट हंटिंग टेक्निक्स। तो इन्यूट्स हमेशा से स्किल्ड फिशरमैन और हंटर्स रहे हैं, और वो जब किसी एनिमल को हंट करते हैं तो वो उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाने देते और हर पार्ट से कुछ ना कुछ यूज़ बना लेते हैं उसका। जैसे कि उसकी जो स्किन होती है एनिमल की, उससे वो उनके कपड़े, उनकी हाइट, जो फर होता है उनसे वार्म क्लोथ्स बनाते हैं और इंसुलेशन के लिए इग्लूज में लगाते हैं। और उनकी जो एनिमल का जो फैट होता है उससे वो हीटिंग के लिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं उसे। और उन एनिमल्स की जो बोन्स है उनसे वो टूल्स बनाते हैं हंटिंग के लिए। ये न्यूट्स का एक तरीका होता है उस एनिमल की स्पिरिट को ट्रिब्यूट देने के लिए, कि उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाए। और इन्यूट्स के लिए हंटिंग करना उनके फूड के लिए और नरिशमेंट के लिए नहीं, उनकी आइडेंटिटी और कल्चर के लिए भी उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनकी कम्युनिटी का। और ये जनरेशन टू जनरेशन वो अपनी हंटिंग स्किल्स पास करते थे इसी तरह ग्रुप्स में हंट करके। और ऐसा होता है कि जब हंटिंग करते हैं साथ में तो वो कम्युनिटी को साथ में लाता है, और ट्रेडिशंस है वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और यंगर जनरेशन को पास ऑन भी करते हैं। 1972 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वेल्स की हंटिंग पे बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से फिर इन्यूट्स वेल्स नहीं हंट कर पा रहे थे। और इस वजह से उन्हें खाने की कमी नहीं, उनके ट्रेडिशन और कल्चर को भी खतरा था। इसीलिए फिर बाद में 1991 में कनाडा की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कोटे के अंदर इन्यूट्स को परमिशन दी वेल्स को हंट करने की। अब इन्यूट्स की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो वो नॉर्मली काफ़ी छोटी हाइट के होते हैं, टिपिकली 150 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर की रेंज के बीच में। और इनकी जो स्किन का कलर होता है वो लाइट येलोइश होता है, और इनका फेस चौड़ा और चपटा होता है। और इनकी जो बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और इनकी आइज़ का कलर डार्क ब्राउन होता है। और इनकी आईलिड्स जो होती हैं वो थोड़ी ऑब्लिक सी तिरछी होती है। और इनका सर लंबा, और इनकी चीक बोन्स उभरी हुई होती है। अ, इन इन इनमें मेनली मोंगलॉइड फीचर्स हैं, तो क्योंकि ये इनका एक्चुअल प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो एशिया में था। इन्यूट्स के सी ट्रांसपोर्टेशन में मेनली दो टाइप की बोट्स आती हैं, कयाक्स और ओमायक्स। और इन्यूट्स शिप्स वगैरह एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ नहीं करते थे। जो ये दो बोट्स हैं वो भी सिर्फ हंटिंग और जो सी मैमल्स को हंट करने के लिए और फिशिंग के लिए यूज़ होती थी। इनमें से जो छोटी वाली है कयाक, वो एक्चुअली जो सील जानवर होता है उसकी स्किन से बनी हुई छोटी सी बोट होती है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा बॉयंट होती है, जिसकी वजह से इसकी जो ये डिज़ाइन है ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस ने भी कॉपी करके इनको इनके लिए इनकी बोट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिसे अभी भी इसके न्यूट नाम से ही जाना जाता है, दैट इज़ कयाक्स। और इनकी जो लार्जर वाली थोड़ी बड़ी वाली जो बोट्स हैं जिन्हें ये एक्चुअली वेल्स की हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, वो है उमायक्स। और वो एक टाइप की ऐसी बोट है जिसके अंदर वुड की जो लकड़ी का फ्रेम बना होता है, और उसके ऊपर फिर एनिमल्स की या किसी सील की हाइड से फिर वो बोट बनाते हैं, जिससे ये लोग फिर वेल्स वगैरह को हंट करने के लिए यूज़ करते थे। इन्यूट्स लैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली डॉग स्लेजेस का यूज़ करते हैं, जो ज़मीन पे और सी आइस पे दोनों पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और इन डॉग स्लेजेस का जो इन्यूट्स यूज़ करते हैं, इन डॉग स्लेजेस का नाम होता है कामुटिक। और ये जो डॉग्स यूज़ करते हैं इसके लिए वो एक्चुअली साइबेरियन हस्की नाम की एक डॉग ब्रीड और वुल्व्स के बीच में ब्रीड करे हुए स्पेशल डॉग्स होते हैं, जो इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। और समर के अंदर ये अपना जो सामान है उसको ढोने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं, और विंटर में इन स्लेजेस को पुल करने के लिए। और ये डॉग्स जो इन्यूट की कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये डॉग स्लेजेस पुल करने के अलावा और भी बहुत
सारे काम करते हैं। जैसे कि ये इन्हें सील्स की हंटिंग के टाइम पे उन्हें सूंघ के सील्स की लोकेशन पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और पोलर बियर्स को इनकी कम्युनिटी या सेटलमेंट से दूर रखने के लिए भी ये डॉग्स काम आते हैं। इन्यूट्स जो डॉग ब्रीड्स यूज़ करते हैं उनमें से जो सबसे कॉमन है वो है कैनेडियन एस्कीमो डॉग, जो नूनावुत का ऑफिशियल एनिमल भी है। नूनावुत एक कैनेडियन टेरिटरी है जिसमें इन्यूट्स रहते हैं, और अगर डॉग ब्रीड्स हैं, डॉग ब्रीड्स की बात करें तो ग्रीनलैंड डॉग, साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट, ये सारे डॉग ब्रीड्स भी ये डॉग स्लेजेस पुल करने के लिए और इनकी बाकी कामों के लिए इन्यूट्स यूज़ करते हैं। इन्यूट्स की शेल्टर और क्लोथिंग को देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है इग्लू, जो आप सब जानते हैं एक टेम्पररी शेल्टर टाइप का होता है जो स्नो ब्रिक्स से बनाया जाता है विंटर के टाइम में, जो हमेशा से इन्यूट्स हैं वो बनाते आए हैं। उनकी टेक्निक होती है जो जिससे वो ग्राउंड की स्नो है उससे छोटे छोटे ब्लॉक से वो फिर पूरा एक इग्लू बनाते हैं जो अंदर से इंसुलेटेड होता है पूरी तरीके से। और बाकी जब विंटर्स के अलावा जब स्नो थोड़ी कम होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर अगर टेम्परेचर होता है, जब इन्यूट्स हैं वो एक दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं शेल्टर के लिए, जिसे टुपिक कहते हैं, जो एक टेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल्स की जो हाइड है उससे बना होता है, और उसमें सपोर्ट के लिए बोन्स और वुड्स के फ्रेम यूज़ किए जाते हैं, जो जो मतलब इंसुलेशन इतना प्रोवाइड नहीं करता है, बस वो समर में यूज़ किया जाता है जब स्नो कम होती है। और क्लोथिंग की बात करें तो मेनली है पार्का या एनोरैक, जो इनका एक जैकेट टाइप में होता है, जो कैरिब्यू जो एनिमल था जो मैंने पीछे दिखाया था उसकी स्किन और उसके फर से बनाया जाता है, और इसे न्यूट्स के अलावा बाकी सारी जगहों में भी पहनते हैं, बट मेनली ये न्यूट्स का ही होता है। जैसा इस फोटो में भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने पार्का या एनोरैक, एक ही चीज़ है, वो पहन रखी है जिससे ये वार्म रहते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अभी कि इन्यूट्स बहुत ही स्किल्ड हंटर्स होते हैं, और हंटिंग में वो जो टूल्स यूज़ करते हैं उन्हें अगर लिस्ट करें तो वो है स्पीयर्स, हार्पून्स, एरोज, बोज, नाइफ्स, उलूज, ट्रैप्स, नेट्स, हुक्स, पेस्टल्स और पंप ड्रिल। हाँ, जैसा इस फोटो में दिया हुआ है ये भी कुछ ट्रेडिशनल इन्यूट्स टूल्स हैं, जिनमें से ये जो राउंड वाला है, जो हाफ राउंड नाइफ जैसा लग रहा है, इसे उल्लू कहते हैं, जो एक मल्टीपर्पस टूल है जो इन्यूट्स यूज़ करते हैं, और ये इनका ट्रेडिशनली काफ़ी काफ़ी सालों से इनके साथ ये यूज़ करते आए हैं, और ये मेनली कटिंग और मीट और उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी इसे विमेन ज़्यादा यूज़ करती हैं क्योंकि वो कुकिंग वगैरह में काम आता है। और इन्यूट्स द्वारा इस्तेमाल की गई एक और टेक्निक, जो टूल्स बनाने की टेक्निक है, उसे कहते हैं कोल्ड फॉर्जिंग, जिसमें ये एक मेटेओराइट का टुकड़ा लेते हैं, और मेटेओराइट्स में आयरन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसे उसे यूज़ करते हुए ये इस आयरन के पीस को हैमर कर करके उसे शेप में डालते हैं एक टूल की, बिना उसे गर्म करे। और इस टेक्निक को कहते हैं कोल्ड फॉर्जिंग, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग नहीं होती तो इनके पास मेटल्स नहीं होते हैं, तो फिर ये इस मेटेओराइट के टुकड़े से ही आयन का रिसोर्स है ये, जिससे फिर ये एक टूल की शेप देते हैं जिससे ये फिशिंग वगैरह और वो सब करते हैं। इन्यूट्स का एक और फेमस हंटिंग टूल है वो है हार्पून, जो एक टाइप का भाले जैसा हथियार होता है जिससे इन्यूट्स किसी टारगेट को शूट या फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए यूज़ करते हैं। वो एक भाले जैसे उसे फेंकते हैं, और जिससे उसका जो आगे का जो हेड है वो डिटैचेबल होता है, तो वो उस एनिमल के जाके लग जाता है और फिर वो उसे खींच लेते हैं उससे। तो ये न्यूट्स सी मैमल्स को हंट करने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। और हार्पून्स का यूज़ स्पेशली सील्स को मारने के लिए किया जाता है, और इन्यूट्स इसे एक स्पेशल मेथड से करते हैं, हंटिंग टेक्निक अगर कहें तो, जिसका नाम है मोपॉक मेथड। और उस हंटिंग टेक्निक में
ये इन्यूट्स क्या करते हैं कि एक फ्रोज़न लेक होती है, जिसमें कुछ ब्रीदिंग होल्स होते हैं, जो कि उस जमी हुई लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ़ में थोड़े गड्ढे होते हैं छोटे, जिनमें से एनिमल्स, सील जैसे सी एनिमल्स सांस लेने के लिए आते हैं। तो जब ये सी एनिमल्स वहाँ सांस लेने के लिए आते हैं, तो इन्यूट्स वहाँ पे खड़े रहते हैं वो हार्पून को लेके, और जैसे ही वो सील थोड़ा सा ब्रीदिंग होल के पास में आती है, तो ये जोर से इस हार्पून को सील के अंदर घुसा देते हैं और फिर उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये एक हंटिंग टेक्निक होती है, जहाँ पे वो ब्रीदिंग होल के पास में बैठ के एक सील का आने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसको हार्पून से मार देते हैं उस होल से। इस टेक्निक को मॉपॉक कहते हैं, और इसमें स्पेशली हार्पून्स यूज़ होते हैं। और हंटिंग टूल्स अगर देखें तो वॉलरस, एक जो मैंने एनिमल बताया था आपको पीछे, उस एनिमल के जो टीथ होते हैं उसकी आइवरी से ये लोग नाइफ्स बनाते हैं, और उसे भी फिर ये टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वॉलरसेस की आइवरी, जो है वेपन्स और नाइफ्स बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इन्यूट की सोसाइटी में जेंडर रोल्स और फैमिली स्ट्रक्चर। तो नेचुरली जैसा सोसाइटी में है, वैसे डिवीजन ऑफ लेबर है वो जेंडर पे बेस्ड होता था काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, पर ये मतलब हमेशा नहीं होता था। मोटा मोटा जेंडर के ऊपर ही रोल्स होते थे, जैसे कि जो मेल्स होते थे सोसाइटी में, वो हंटर्स और फिशरमैन होते थे जो खाना लाते थे, और जो औरतें होती थी वो बच्चों का ध्यान रखती थी, घर संभालती थी, कपड़े बनाती थी, खाना बनाती थी। और इन्यूट की सोसाइटी में ओपन मैरिजेस, पॉलीगैमी, डिवोर्स, रीमैरिजेस, ये कॉन्सेप्ट्स भी होते थे, और उनमें सामाजिकता की भावना बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो एक साथ कम्युनिटी में रहते थे सेवरल फैमिलीज़ के साथ में, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, तो उनमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता था। यूरोप में एक मिथ है न्यूट्स के बारे में कि वो अपने एल्डरली या अनप्रोडक्टिव लोगों को क्यों मार देते थे। दैट इज़ कि जो बूढ़े लोग हैं, जो अब हंटिंग नहीं कर सकते, अपना ध्यान नहीं रख सकते, या वो अब फिजिकली वीक हो चुके हैं, उन्हें वो मार देते थे, क्योंकि अब उनका वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते सोसाइटी में। इसे सैनिसाइड कहते हैं इंग्लिश में। और ये एक मिथ ही है, ये मोस्टली सच नहीं है, क्योंकि इन्यूट की सोसाइटी में जो नॉलेज होता है वो जनरेशन टू जनरेशन बोल के पास ऑन किया जाता है। मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनसे उनसे छोटे वाली जनरेशन को बोल के ये सब बताते हैं, और वो एक टाइप से, तो जो बूढ़े लोग हैं वो एक टाइप से कम्युनिटी लाइब्रेरी के जैसे हो गए। मतलब उनके पास जितना भी नॉलेज है जनरेशन का, वो उनके पास है, तो उनको मारना कोई सेंस नहीं रखता। तो ये सच नहीं था, सैनिसाइड इतना नहीं हुआ करता था इन्यूट्स में। एक और चीज़ जो इन्यूट से जोड़ी जाती है वो है इन्फेंटिसाइड। दैट इज़ कि अगर किसी कम्युनिटी में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिविंग कंडीशंस आ जाए, मतलब कि स्टारवेशन की नौबत आ जाए फॉर एग्जांपल, तो एक माँ अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह छोड़ देती थी जहाँ पे मतलब वो अगर ठंड से नहीं मरे, या फिर उसे कोई एनिमल हंट करके नहीं खा जाए, तो होपफुली उसे कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसा कोई इंसान मिले जो उसे अडॉप्ट कर ले, जिसके पास थोड़ी उसकी माँ की कम्युनिटी से ज़्यादा रिसोर्सेज हों या ज़्यादा खाना हो, और वो उसका अच्छे से ध्यान रख पाए। तो इस प्रैक्टिस को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। और ये एक टाइप से अभी तक पता नहीं है पक्का कि ये जो इसके बारे में रिसर्च है वो इतनी नहीं हुई है कि इन्यूट्स ये ऐसा बहुत ज़्यादा करते थे या बहुत रेयरली ओकेजन पे होता था। मोस्टली यही है कि वो बहुत रेयर होता था। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का ये भी मानना है कि न्यूट्स के कल्चर में जो फिज़िकली डिसेबल्ड अगर कोई बच्चे पैदा होते थे, तो उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि तुंद्रा की एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वो फिर अपना ध्यान नहीं रख सकते या वो ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उन्हें बड़ा होने से पहले ही उन्हें मार देते थे। और एक नोटेबल चीज़ और ये थी कि 19th सेंचुरी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोरर्स से उनके लिए टेक्नोलॉजी अब बढ़ने लग गई थी, और वो वर्ल्ड के कोने कोने तक जा सकते थे।
और ऐसा ही हुआ कि इन्यूट्स के सेटलमेंट थे वहाँ पे, दूसरे जगहों से, वर्ल्ड की दूसरी जगहों से एक्सप्लोरर्स आते थे। और जैसा कि इन्यूट जिस जगह रहते थे वो बिल्कुल ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड थी, तो वहाँ वो मोस्टली किसी और कम्युनिटी से मिलते नहीं थे, उनका कुछ एक्सपोजर नहीं था किसी वर्ल्ड के और किसी जगह के डिजीजेस वगैरह से। तो 19th सेंचुरी के टाइम पे जब ये एक्सप्लोरर्स आते थे उनके लैंड पे, तो ये जाने अनजाने अपने साथ ऐसे डिजीजेस के पैथोजेंस ले आते थे जो इन्यूट्स जिनके खिलाफ इन्यूट्स की बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं थी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। तो इस वजह से इन्यूट्स की पॉपुलेशन में 19th सेंचुरी के टाइम पे बहुत स्टीप डिक्लाइन आया था। 90% लोग थे उनकी डेथ हो गई थी इसी वजह से। और मोस्टली कॉमन जो डेथ का जो कंट्रीब्यूशन है डेथ काजिंग डिजीजेस का, वो है निमोनिया, किडनी डिजीजेस, ट्राइकोनोसिस, माल न्यूट्रिशन और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। और इस सब का कारण इन्यूट्स ने दैवीय प्रकोप को माना था कि जिस जिस वजह से उनकी कम्युनिटी में इतने जानलेवा डिजीजेस फैल रहे थे। और उस टाइम पे कनाडा की गवर्नमेंट ने कनाडा की गवर्नमेंट और कनाडा के चर्चेस ने वहाँ पे इन्यूट्स को हेल्प करने के लिए उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ में थोड़ी मतलब कि सेग्रेटेड हॉस्पिटल्स टाइप के बनाए थे, जैसे ऐसी जगहें जहाँ पे इन्यूट्स को इन डिजीज़ के लिए ट्रीट कर सके। उन्हें एनेक्सेस कहते थे, या इंडियन हॉस्पिटल्स भी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि वो ट्राइब्स के लिए अलग से, जो उनकी कम्युनिटी के नहीं थे, अलग से उनके लिए बनाया जाता था एक एरिया जहाँ पे उस हॉस्पिटल में सिर्फ इन्यूट्स को ट्रीट किया जाता था। अगला टॉपिक है इन्यूट बिलीव्स एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इन्यूट्स के हिसाब से हर चीज़ में आत्मा होती थी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और उनके हिसाब से आत्माएं इंसानों की हो या फिर जानवरों की हो, वो सेम इम्पोर्टेंस की होती थी। बस वो कई चीज़ों की जो आत्मा है उसकी वैल्यू ज़्यादा मानते थे, जैसे कि चांद की, हवा की और समुद्र की। इन तीनों चीज़ों की आत्मा की वैल्यू उनके हिसाब से ज़्यादा होती थी। और वो इस आत्मा को अपनी लैंग्वेज में इनुआ कहते थे। इनुआ मतलब स्पिरिट। और वो जिन जानवरों को मारते थे, हंट करते थे, उन्हें भी वो, उनकी स्पिरिट को भी वो बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। और ऐसा मानते थे कि उसे अगर रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करें वो, तो फिर वो अगले अगले वापस आएगा जब, तो वो एक राक्षस की फॉर्म में वापस आएगा। इसलिए वो जिस भी एनिमल को मारते थे उसे पूरे अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट्स देते थे और रिचुअल करते थे, जिससे उसकी आत्मा वापस राक्षस की तरह नहीं आए और उस वो रिस्पेक्टफुली वाप किसी और क्रीचर में फिर पैदा हो जाए। और इसको करने का एक तरीका होता था कि जैसे मैंने पीछे बताया, वो जिस भी एनिमल को मारते थे वो उसके सारे के सारे पार्ट्स यूज़ करते थे और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये उसकी आत्मा के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा कि अगर वो उसको वेस्ट जाने दे किसी एनिमल को हंट करके। तो वो हर चीज़ यूज़ करते थे उसकी आत्मा को एक टाइप से उसकी स्पिरिट को ट्रिब्यूट देने के लिए। अगला टॉपिक है इन्यूट माइथोलॉजी। तो इन्यूट्स के माइथोलॉजी में जो सबसे खतरनाक क्रिएचर माना जाता है वो है क्वालेपुलुक। वो एक टाइप का मॉन्स्टर है, और इस वर्ड का मतलब भी होता है मॉन्स्टर उनकी लैंग्वेज में। और इस मॉन्स्टर को छोटे बच्चों को सुनाया जाता था इस मॉन्स्टर के बारे में, ताकि वो दूर कहीं भटकने नहीं चले जाएं, फैमिली से दूर। और ये लेजेंड्स के हिसाब से ये सुनाते थे कि ये जो क्वालिपुलक है ये पानी के नीचे रहता है, और जैसे ही इसे कोई छोटा अकेला बच्चा मिलता था तो ये पानी से निकल के उसको झपटा मार के पानी के अंदर ले जाता था, बर्फ के अंदर। और इसे इसे मोस्टली सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता था, लेकिन ये इन्यूट माइथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्यूट्स के माइथोलॉजी में एक और अगर इम्पोर्टेंट स्पिरिट की बात करें, या फेमस भी, तो वो है सेडना। वो एक टाइप की हाफ फिश हाफ ह्यूमन गॉडेस हुआ करती थी, जिसे समुद्र की देवी भी कहते हैं ये लोग, जो समुद्र के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उन्हें कंट्रोल करती थी। और ये मानते हैं कि वो सेडना जो है वो एकदम समुद्र के नीचे रहती है, और उसके उसके बालों में समुद्र के जितने भी एनिमल्स हैं
मरीन एनिमल्स वो होते हैं। और अगर इन्यूट्स को वो जो एनिमल्स को हंट करना है तो उसके लिए वो उस सेडना की पूजा करते थे, उसे उसके लिए गाने गाते थे, उसे ऑफरिंग करते थे, ताकि वो उन एनिमल्स को छोड़ दे और वो उन्हें खाने के लिए हंट कर सके। और अब इस टाइम पे इन्यूट्स जो हैं वो पैसे कमाने के लिए, ताकि वो बिजली वगैरह ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सके, इसके लिए हंटिंग के अलावा बाकी काम करने लग गए हैं, जो ट्रेडिशनल काम होते हैं अर्निंग के, बाकी बाकी जगहों पे वैसे। और लेकिन फिर भी अभी भी इन्यूट की कम्युनिटी में उनका हंटिंग कल्चर, उनकी डाइट, वो उनकी आइडेंटिटी का अभी भी एक बहुत स्पेशल पार्ट है। इन सब की बजाय भी वहाँ पे भी टेक्नोलॉजीज़ आने लगी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कम्युनिटी में उनका जो इन्यूट कल्चर है वो काफ़ी हद तक ज़िंदा है। उनके वहाँ पे अभी भी वो सेम डाइट है, वो उसको खाते हैं, जैसे कि जो है सील्स, वॉलरसेस और कैरिबू, रेनडियर्स, जो एक रेनडियर है। और उनके वहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, माइथोलॉजी, म्यूज़िक, डांसिंग, वो अभी भी उनके वहाँ बिल्कुल ज़िंदा है और उस उनके कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसा मैंने बताया था, उनके यहाँ पे फैमिली और कम्युनिटी की जो फीलिंग है वो अभी भी बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और उनकी जो लैंग्वेज है इनुक्टिटूट, वो अभी भी आर्टिक के बहुत सारे पार्ट्स में बोली जाती है, रेडियो टेलीविज़न वहाँ पे भी सुनते हैं। और इनुट्स की एक ही नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो अभी भी काम कर रही, अभी भी यूज़ करते हैं लोग। हाँ, आखिर में हम बात करेंगे करंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्यूट्स। तो इस टाइम पे इन्यूट्स की कम्युनिटी को बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, उनकी जो करंट लिविंग कंडीशंस है उसमें ओवर क्राउडेड हाउसिंग, दैट इज़ घरों में जगह की कमी, लोगों लोगों के लिए रहने की कमी, और हेल्थ केयर एक्सेस नहीं हो पाना, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है उनमें, जैसे कि ओबेसिटी है और डायबिटीज़ है। और उनका जो ट्रेडिशनल वे है जो हंट करने का, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की थी, वो भी अब खतरे में आ गया है, क्योंकि एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उनके रहने की जो जो हंटिंग की जगह है वहाँ पे अब सेटलमेंट्स बनने लग गए हैं। और दूसरा कि वहाँ पे अब एनिमल राइट कैंपेन्स होने लगे हैं, कि वो अब हंटिंग के खिलाफ ऐसे लॉज बनाने के लिए जो उन्हें हंट नहीं करने दें। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जैसे कि वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से वो इन्यूट्स को भी इफ़ेक्ट करने लगा है, क्योंकि एक तो उस वहाँ के जो ग्लेशियर्स और स्नो है वो सब मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से एक तो उनके पास रहने के लिए जगह कम है, और फिर उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए भी उनके पास कम चीज़ें हो रही हैं। और अब उनके उस वहाँ पे जो वेदर है वो भी अनप्रिडिक्टेबल होने लगा है, इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। स्नो स्टॉर्म्स वगैरह वो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते और बहुत डेंजरस हो रहे हैं इस टाइम पे। तो वो उन्हें उनका खाना और हंटिंग करने में उनके लिए बाधा बन रही है, ये अनप्रिडिक्टेबल वेदर। और इन्यूट्स की और प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनमें से पॉल्यूशन भी एक है। पॉल्यूशन की वजह से अब जो एनिमल्स जो वो हंट कर रहे हैं उनके अंदर बायोमैग्निफिकेशन की वजह से उसमें हेल्थ हज़ार्ड्स है, जैसे कि उनके अंदर बहुत हैवी मेटल्स और ऐसे ऑर्गेनिक टॉक्सिक चीज़ें मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी, उसकी वजह से जो खाना है उनका वो टॉक्सिक होता जा रहा है। और एक और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो है उस जगह की, वो है हाई सुसाइड रेट्स। ग्रीनलैंड की जो सुसाइड रेट्स है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई है। पर 10,000 पर 1 लाख पीपल, सौ लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, एंड इट्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो सुसाइड की रेट्स है वो यंग यंग लोगों में, टीन्स में ज़्यादा है। और जो पुअर इमोशनल एनवायरनमेंट, अल्कोहल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी और वायलेंस और इन जैसी चीज़ों की वजह से वहाँ पे ये सब सुसाइड रेट्स बढ़ बढ़ गई है।